अगर ये अधिकार होता तो संघर्ष करना पड़ता। सीधा सीधा इन्होंने क्या लिया, भीख ली है। जिस तरह मंदिर में कटोरा फैला कर लेते हैं, जिस तरह दान दक्षिणा के नाम पर लेते हैं, जिस तरह से गृह बदलने के नाम से लेते हैं, जिस तरह से शादी की तारीख निकालने के नाम से लेते हैं, घर प्रवेश के नाम से लेते हैं, बच्चों के जन्म हो गया तो नाम रखने के नाम से लेते हैं। मतलब जो भीख का कटोरा मंदिर में फैला रहे थे, वो कटोरा इन्होंने संसद में फैला दिया। एकदम संसद ने भी तुरंत राइट दे बात। दिया वो कटोरा। फिर सुप्रीम कोर्ट में फैला दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी तुरंत उस कटोरे में भीख डाल दी। मतलब देखिए, इनको कटोरा फैलाते ही मिल जाता है। और हम तो छातियां पीट पीट के कुर्बानियां दे देते हैं, गालियां खाते हैं, अपमान सहते हैं, ना जाने क्या क्या बोलते हैं। आपको कभी किसी तरह के कमेंट करेंगे, जब अपनी खीज नहीं मिटा पाएंगे, तर्कों के जवाब नहीं दे पाएंगे, तो जातिगत गालियों पर आ जाएंगे। तो भीख खुद ने ली है। और जो अधिकारों से मेहनत करके खाते हैं, जो बंजर जमीन को भी उपजाऊ बनाने की ताकत क्षमता रखते हैं, उनको कहते हैं कि वो आरक्षण की भीख पर पले हैं। श्रवण कुमार निराला जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जय हाँ, भीम। निराला जी, स्वागत है आपका। जय भीम। जय भीम। और सभी दर्शकों की ओर से आपका स्वागत है कि आज के लाइव सेशन में हम लोग खास मुद्दे पर चर्चा करेंगे। और 17 दिसंबर को, अभी आने वाले जो 17 दिसंबर है, उसको एक बड़ी महारैली का आप आयोजन करने जा रहे हैं। मैं जानना चाहूंगी कि उसमें मुद्दे क्या हैं और किन लोगों के लिए आप ये कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, किस लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हैं। पिछले 1 डेढ़ महीने से आप लगे हुए हैं और समाज में आप जैसे लोगों की हम सभी लोग कद्र करते हैं, सम्मान करते हैं कि जो लोग इस समाज में हलचल कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, जो समाज को झकझोर रहे हैं, हिला रहे हैं कि उठिए, आपको अधिकारों की लड़ाई लड़नी है, आपको किसी के बहकाए में नहीं आना है, आपको अगर कुछ चाहिए तो उसके लिए आपको उठना पड़ेगा, हलचल करनी पड़ेगी। और अगर हक की बात है तो वो ऐसे ही कोई नहीं दे जाता, उसके लिए आपको जद्दोजहद करनी पड़ती है, छीनने पड़ जाते हैं जब दुश्मन बहुत ज्यादा चालाक, होशियार और बदमाशी से आपको लूट रहा हो। तो मैं जानना चाहूंगी कि 17 दिसंबर में आपके पास इस रैली के लिए जो तैयारी है वो किस स्तर पर है और किस मुद्दे पर है। सबसे श्रवण कुमार निराला जी। पहले सबसे पहले तो माननीय निर्देश सिंह जी, मैं आपके प्रति बहुत आभारी हूँ, आपको धन्यवाद भी देता हूँ। और वैसे तो पूरे देश भर में आपका आदर है, आपका सम्मान है। आप बहुत बड़ी सोशल सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो देश में हर मुद्दे पर बेहतर काम करती हैं। आपका काम पूरा देश देखता है। मैं आभारी हूं कि आपने जो ये जो मुद्दा है, जो जमीन का मुद्दा है, जमीन का मुद्दा ऐसे कहें तो हर व्यक्ति जो सामाजिक लड़ाई को आगे बढ़ा रहा है, वो जमीन का मतलब ये है कि उनकी जो बात का जो शाब्दिक अर्थ है कि जो समाज में वंचित वर्ग है, जो शोषित है, जो पीड़ित है, जो तमाम अधिकारों से अभी तक वंचित है, उसको अधिकार दिलाने की जो लड़ाई है वो जमीन की लड़ाई। और वो जो जमीन की लड़ाई है, वास्तविक जो जमीन है जिसपे आदमी रहता है, जिसपे आदमी खेती करता है, आज भी आजादी के 75 साल बीत चुके हैं और आज भी हमारे देश में दलित जमीन के अधिकार से, मतलब गांव की स्थिति ये है कि आज भी जो गरीब आदमी है, जो मजदूर है, जब जो अमीर लोग हैं, जो सामंतवादी लोग हैं, जो जमींदार हैं, आज भी अगर उनकी बेगारी नहीं करते हैं तो उनके दरवाजे पर वो जब जाते हैं तो धमकाते हैं, तो वो बोलते हैं कि तुम हमारी बेगारी नहीं करोगे या तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो हम देखते हैं कि कल तुम किसके जमीन के रास्ते से निकलते हो। मतलब आज भी जो हमारे दलित और पिछड़े कमजोर वर्ग के लोग हैं, मुश्किल से एक कमरे का अगर मकान है तो वो घर से बाहर निकले, इसके लिए भी उनको दूसरे की जमीन का सहारा लेना पड़ता है। और इसी कारण आज भी वो प्रताड़ना का शिकार। और ये जो मुद्दा है, जो जमीन का मुद्दा हम लोगों ने उठाया, 1 एकड़ जमीन दिलाने का आंदोलन है। हर भूमिहीन
दलित गरीब को 1 एकड़ जमीन हम दिलाना चाहते हैं। तो ये जो मुद्दा है, इस मुद्दे को हमने ऐसे नहीं उठाया। ये वही मुद्दा है जिस मुद्दे पर, जो जमीन का महत्व है, इस मुद्दे पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी कई बार अपनी चिंता व्यक्त किया। अमूमन अपनी डेथ के, अपने परिनिर्वाण दिवस के 8 महीना पहले आगरा में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर आते हैं, और आगरा में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने वो बाकायदे इस पे भाषण दिया, इस पे अपनी बात रखी, और उन्होंने कहा कि जो शोषित समाज हमारा, जो वंचित समाज है, इसको अपनी समस्याओं से मुक्ति तब तक नहीं मिलेगी जब तक इनके पास कृषि योग्य पर्याप्त अपनी जमीन नहीं। ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने उस समय चिंता व्यक्त किया था। और बाबा साहब ने ये भी कहा कि जमीन के लिए लड़ो, अंबेडकर नेतृत्व करने के लिए तैयार है, लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे महापुरुषों के पास काम बहुत ज्यादा था और उम्र बहुत कम पड़ गई, क्योंकि जो उस समय तत्कालिक मुद्दे थे उस पे लड़ तो पाए, लेकिन आगे जिन मुद्दों पे उन्हें लड़ना था, चूंकि उम्र कम पड़ी और दुनिया से चले गए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर। इसके बाद उसी जमीन के महत्व को मान्यवर कांशीराम साहब ने भी समझा, तो मान्यवर साहब ने अपने समझाने के अपने तरीके से उन्होंने भी नारा दिया कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की थीम ही थी, जिस थीम को पकड़ के मान्यवर कांशीराम साहब ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाने की बात उनके भी प्लानिंग में था। अमूमन मान्यवर कांशीराम साहब, ये यूट्यूब पे भी भाषण मान्यवर साहब का है, आप सर्च करेंगे तो मिलेगा आपको। मान्यवर साहब यूपी में, उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के बाद महाराष्ट्र में जाते हैं, और महाराष्ट्र में मान्यवर साहब जाके अपने भाषण में बाकायदे कहते हैं कि देखो, ये जो हमारा शोषित और दलित जो समाज है, ये तब तक अपनी समस्याओं से मुक्त नहीं हो पाएगा जब तक इसके पास अपनी पर्याप्त कृषि योग्य जमीन नहीं हो। मतलब मान्यवर साहब तो खुल के कहते हैं कि कम से कम 3 एकड़ जमीन दलितों के पास होना चाहिए, हर भूमिहीन के पास होना चाहिए। तो मान्यवर साहब ने कहा कि यूपी में हमारी सरकार जरूर बन गई है और हमने कुछ थोड़ा बहुत जमीनों का पट्टा दिया, मतलब 2-4-5 डिसमिल का पट्टा दिया है, लेकिन उससे काम नहीं चलने वाला। वो जो हमने पट्टा दिया है वो तो ऐसे जंगल में झंकार की तरह है, जो थोड़ा बहुत दिया, उससे काम नहीं चलेगा, पर्याप्त कृषि योग्य जमीन चाहिए। तो ये जो जमीन का आंदोलन है अंबेडकर जन मोर्चा के द्वारा, इधर पूर्वी उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में जो 17 दिसंबर को दलित अधिकार रैली का आयोजन किया, जिस मांग को लेकर के पूरा कराने के लिए, हम इसी मुद्दे पर अपने महापुरुषों के विचार पे और अपने महापुरुषों का जो ये आंदोलन है, हम कोशिश कर रहे हैं उस मुद्दे को आगे बढ़ाने का। अच्छा, इसके पीछे हमारे पास आधार भी मजबूत है। अभी तेलंगाना की सरकार ने पिछले 2 सालों वहां के दलितों को 3-3 एकड़ जमीन, जो दलित भूमिहीन है वहां पे, उनको 3-3 एकड़ जमीन तेलंगाना में, भारत का ही एक राज्य तेलंगाना, वहां पे 3-3 एकड़ जमीन वहां की सरकार ने दिया है। 3 एकड़ जमीन दिया प्लस 10 लाख रुपए का एक मुफ्त सहयोग दिया वहां के दलितों को। वो लोन नहीं दिया, अनुदान दिया, और कहा कि ये 3 एकड़ जमीन लीजिए और 10 लाख रुपया लेकर के अपना कोई व्यवसायिक काम करिए, या आप कृषि में ये हमसे सपोर्ट लीजिए। और साथ साथ वहां की सरकार ने 20 लाख रुपए का सपोर्ट दे करके जो SC ST के स्टूडेंट है, जो उच्च शिक्षा के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको 20 लाख रुपए का एक मुफ्त सपोर्ट दे करके उनको विदेश हजारों बच्चों को पढ़ने के लिए भेजा है। तो हमारा सवाल यही है कि भारत का एक राज्य तेलंगाना अगर वहां के भूमिहीन दलितों को 3-3 एकड़ जमीन दे सकता है, तो उत्तर प्रदेश की सरकार क्यों नहीं दे सकती? वहां के जब दलितों को पढ़ने के लिए बाकायदे वहां की सरकार विदेश पढ़ने के लिए भेज रही है, तो उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति के बच्चों को छात्रवृत्ति के लिए तरसना क्यों पड़ रहा है? यहाँ छात्रवृत्ति पर लगातार कंडीशन के साथ बैन लगाया जाता, और एजुकेशन में जो दलित समाज का जो स्टूडेंट है, उसकी पढ़ाई लिखाई में छात्रवृत्ति यानी वजीफा का बहुत बड़ा रोल होता है। अमूमन अगर वजीफा, अगर छात्रवृत्ति, स्कॉलरशिप
अगर हम लोगों को भी नहीं मिली होती तो शायद हम लोग भी पढ़ नहीं कर पाए होते। अगर पढ़े नहीं होते तो आज सवाल नहीं कर पाते अपने अधिकारों को लेकर के। और आज जो बिल्कुल सिचुएशन बना, आज सरकार लगातार एजुकेशन को महंगी करती जा रही है। अब जो गांव में मनरेगा में काम करने वाला मजदूर है, जो रिक्शा चलाने वाला मजदूर है, जो दिहाड़ी पर काम करने वाला मजदूर है, अब वो अपने बच्चे को आगे की, चाहे बीटेक की पढ़ाई, चाहे इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो, चाहे वो मेडिकल की पढ़ाई हो, चाहे अन्य टेक्निकल, चाहे सिंपल ग्रेजुएशन की भी पढ़ाई है, तो अब जहां हमारे जैसा स्टूडेंट जब यूनिवर्सिटी में पढ़ने गया तो महज 22 रुपया में हम लोगों ने एडमिशन पाया। और आज उसी विश्वविद्यालय में 50,000 से 70,000 रुपया मिनिमम फीस लग रही। तो अब वो जो मनरेगा में काम करने वाला मजदूर है, एक मुश्त, वो पैसा कहां से ले आएगा? इसका मतलब सरकार एक तरफ तो, मतलब सरकार ये नहीं कर रही कि हम आपको पढ़ने नहीं देंगे, लेकिन एक साजिश के तहत वो पढ़ाई से रोक रही है, पढ़ाई को इतना महंगा कर रही है। तो हमारा ये मांग है, जो 17 दिसंबर को हम आंदोलन कर रहे हैं, रैली करने जा रहे हैं, एक तो हमारी जो पहली डिमांड है, जो मुख्य डिमांड है कि 1 एकड़ जमीन उत्तर प्रदेश के जो दलित भूमिहीन पिछड़ा समाज है, उस हर परिवार को 1 एकड़ जमीन दिया जाए, और साथ में शिक्षा फ्री किया जाए और चिकित्सा फ्री किया जाए। ये हमारा एजेंडा है, ये हमारा मुद्दा है। हम इसी मुद्दे को लेकर के इस लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। और निर्देश सिंह जी, आप जैसे लोगों ने इस मुद्दे को समझा, और आप जैसे लोगों का समर्थन मिला मुद्दे पर, और देश भर के लोगों का समर्थन मिल रहा, और लाखों की संख्या में गोरखपुर में 17 दिसंबर को आम जनता शामिल हो रही है। एक बड़ा ये आंदोलन है, एक जन आंदोलन है। ये रैली एक जन आंदोलन के रूप में अपने अधिकार के लिए आगे बढ़ती है। बहुत अच्छी बात कही आपने। एक तो 3 मुद्दे आपके इतने बेहतरीन हैं जो देश की समस्त जनता के लिए जरूरी हैं, कमजोरों के लिए जरूरी हैं, क्योंकि देश ही नहीं पूरी दुनिया में जमीन की लड़ाई रही है, और जिसके पास जमीन नहीं होती उसके पास बल कम होता है। जिस पर जमीन होती है उसका बल होता है, उसकी हिम्मत होती है, ताकत होती है, और जमीन के दम पर वो अपनी 2 वक्त की रोटी भी खा सकता। अगर रोजगार नहीं मिलेगा, शहर में सेटल भी नहीं हो सकता, तो वो अपने गांव में ही अपने जीवन को, जिनके पास 2-4 बीघे जमीन है, उन्होंने अपनी बच्चियों की शादियां जमीन पर खेती करके की है, अपने घर को बनाया है, उसी में वही उनका रोजगार मुख्य है। लेकिन जिन लोगों पर जमीन भी नहीं है, जिन लोगों पर रोजगार भी नहीं है, जिन लोगों पर व्यापार भी नहीं है, जिनके बच्चों के पास अच्छी शिक्षा भी नहीं है, और अगर वो शिक्षा दिलाना भी चाहे तो शिक्षा की जो फीस की हाइट है वो इतनी ऊंची है कि बस वो उसको झांक सकते हैं, उसको मतलब प्रोवाइड नहीं करा सकते। तो ऐसे लोगों की मांग आपने उठाई, मुझे खुशी है और मैं आभार व्यक्त करूंगी। इस देश का प्रत्येक नागरिक आपकी इस मुहिम से जुड़ना चाहेगा और खुश होगा, साथ देगा, क्योंकि कोई भी अगर जो देश में समानता चाहता होगा, जो देश में गरीब को उठाना चाहता होगा, मुझे लगता है कि इस मुहिम को वो मजबूती देगा। तो आपका जो पहला मुद्दा, जैसे आपने कहा कि जमीन नहीं है, अभी एक छोटा सा वाक्य था कि मैं बांदा और चित्रकूट, कुछ ऐसे जनपदों में महोबा रही, 2018 की बात है, तो लगभग 12-13 दिन मेरा वहाँ पर भ्रमण हुआ। हमने काफी अच्छा वहाँ पर प्रोग्राम रखे, गांव मैंने चलो गांव की ओर नारे के तहत वहाँ लगभग 30-40 गाँव में कार्यक्रम आयोजित करवाए। उनमें से एक व्यक्ति ने कहा मुझसे कि बहन जी आपने अच्छा कहा, अम्बेडकरवाद की आपने बात कही, हम विद्रोह भी कर दें, लेकिन हम फिर कल सुबह उठेंगे तो इन्हीं के खेतों में काम करने जाएंगे। उसकी बात में पीड़ा थी, देश की असमानता थी। उसने मुझे हिला दिया अपनी इस लाइन से कि मैं जो एक घंटा में उसको बोली, मुझे लगा कि ये मेरा बोलना बिल्कुल बेकार हुआ। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति जिसका विद्रोह कर रहा है, जिस व्यवस्था का, उस व्यवस्था का जो सबसे ऊपरी तबका है, जिसके वो विद्रोह में काम करेगा या जो उसका छीन कर बैठा, उसी के पास सारी जमीन है। आसपास में रोजगार का कोई संसाधन नहीं है। उनको सुबह फिर उठ करके सर पर कपड़ा बांधकर और महिलाओं को कंधे में गोदी में बच्चा लटका करके, हाथ में कुदाली लेकर के फिर उनके गांव खेतों में जाकर के काम करना है। काम तो छोड़िए, उन्हें सोच भी अगर करनी है तो उनको उनके खेतों में ही जाना पड़ेगा, अपनी जमीन नहीं है। तो वहां महिलाओं के साथ सोच के समय भी शोषण होता है,
खेत में काम करते समय भी शोषण होता है, उसके बाद भी वो चुप रहती, क्योंकि उन्हें पता है, क्योंकि फिर हमें यहीं आकर काम करना है। तो आपने वास्तव में मेरी वो 2018 की याद ताजा कर दी, क्योंकि जिसके पास जमीन नहीं होती वो सिर्फ गुलाम रह सकता है, उस जी पर हिम्मत भी नहीं होगी, वो विद्रोह भी नहीं कर सकता, वो समानता की लड़ाई भी नहीं लड़ सकता, क्योंकि जमीन से बेहद बड़ी असमानता खड़ी होती है। जो कुछ नहीं करता वो लोगों के दम पर खेती उगाता है, और खाने के लिए सिर्फ दो मुट्ठी अनाज उनको मिल पाता है, जो उनके बच्चे जिससे पेट भर पाते हैं, सब्जी भी उन पर नहीं हो पाती मुहैया। तो ऐसे लोगों की आप लड़ाई लड़ रहे हैं। दूसरा, आपने शिक्षा की बात करी, अगर शिक्षा देश के अंदर असमानता वाली है तो देश में ऊबड़ खाबड़ जमीन पर कभी अच्छी फसल नहीं हो सकती। इसीलिए जिस देश में शिक्षा की गैर बराबरी होगी, शिक्षा की ऊबड़ खाबड़ जमीन होगी, शिक्षा के ऊबड़ खाबड़ स्कूल होंगे, हिंदी मीडियम अलग होगी, इंग्लिश मीडियम अलग होगा, और गरीब के बच्चे अलग पढ़ेंगे, अमीर के बच्चे अलग पढ़ेंगे, तो देश समानतावादी नागरिक तैयार नहीं कर सकता, क्योंकि शिक्षा से ही नागरिक तैयार होते हैं। तो शिक्षा की लड़ाई बेहद महत्वपूर्ण है। और स्वास्थ्य, जब जिस देश के अंदर प्रत्येक नागरिक पे स्वास्थ्य का जो जिम्मेवारी है वो सरकार की होनी चाहिए, क्योंकि हम सरकार को वोट देते हैं, टैक्स देते हैं। तो जी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार तीनों चीजें सरकार की जिम्मेवारी है। जब तेलंगाना, तमिलनाडु में ऐसा हो सकता है कि बच्चों को स्कॉलरशिप पर विदेश भेजा जा सकता है, 1 एकड़ जमीन दे करके 20 लाख रुपए उनकी शिक्षा के लिए दे करके उनको सशक्त बनाया जा सकता है, मुख्य धारा में जोड़ा जा सकता है, जोड़ने की मुहिम जी चलाई जा सकती है, तो उत्तर प्रदेश सरकार भी ऐसा कर सकती है। आपके इस प्रस्ताव को हम बड़ी मजबूती से सरकार के सामने रखने के लिए आपका सहयोग करते हैं और समर्थन करते हैं। आपका जी 17 दिसंबर को ये कार्यक्रम है। जितने भी लोग गोरखपुर के आसपास के, या मैं कहूंगी उत्तर प्रदेश के, जो भी चाहते हैं कि देश के अंदर जो जो पीछे रह गए हैं, जो सताए गए लोग हैं, जो धुतकारे गए लोग हैं, जो धक्का मारकर व्यवस्था में पीछे धकेल दिए गए लोग हैं, ऐसे लोगों की लड़ाई को जो भी लोग मजबूत करना चाहेंगे, देश के समस्त बहुजन इस मुहिम से जुड़े और 17 दिसंबर की रैली को मजबूती से सहयोग करें। और मैं पूरी कोशिश करूंगी इस 17 दिसंबर को आने की। सभी साथी आए, वहीं पर मिलेंगे सबसे, और इसके लिए बधाई मैं आपको दूंगी और आपकी समस्त टीम को दूंगी, जो काफी समय से मेहनत कर रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने इतने महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाया, मैं क्योंकि जब हम कई आपका बार बहुत आभारी सारी हूँ। लंबी लिस्ट के जब हम जी बहुत मैं एक बड़ी बात लंबी लिस्ट के मुद्दे उठाते हैं, तो जी लोगों को वो अक्सर याद नहीं रहते, लोग भूल जाते हैं जी और समझ में भी नहीं आते, जी और सारी चीजों को वो रिपीट भी नहीं कर पाते। लेकिन आपने महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए हैं। अगर इस तरह से छोटी छोटी लड़ाइयां भी हम जीते, तो मजबूती से बड़ी लड़ाइयां भी जीत सकते हैं। तो जी आपकी लड़ाई कुछ मुद्दों को लेकर, अगर हमने ये जीत हासिल कर ली, तो मुझे लगता है कि अगली लड़ाई के लिए हमें कॉन्फिडेंस आ सकता है जी और हिम्मत बढ़ेगी लड़ने वालों की, सच के एक साथ खड़े बात होने वालों की। अब एक बात बोलिए। और मैं कहना चाहता हूँ निर्देश जी। हम्म। अभी एक साथी का सवाल है उसमें कि कौन कौन लोग उसमें आमंत्रित हैं। तो एक तो मैं हम्म। अपने उस साथी के सवाल का जवाब दूं कि ये आंदोलन है सम्मान और स्वाभिमान अधिकार की लड़ाई में। हम्म। आंदोलन में आमंत्रित नहीं किया जाता है, बल्कि जिनका जमीर जिंदा है वो खुद भी लड़ाई में वो खुद आते हैं। शामिल हो। इसलिए ये हम्म। लड़ाई इंपॉर्टेंट है, मुद्दा इंपॉर्टेंट है, समाज के हित में मुद्दा, और ये समाज के हम्म। लिए लड़ाई हो रही है। तो जो साथी ये सवाल कर रहे हैं कि कौन कौन, हम तो सभी को आमंत्रित कर रहे हैं। जहां हमारे साथ निर्देश सिंह जी जैसी लीडर हैं, समाज के अगुआ हैं, वैसे बहुत सारे जो आम जनता है और जो भी हमारे समाज के बीच में लोग काम कर रहे हैं, वो सब हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और हम सभी लोगों को आह्वान कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं कि आप इस लड़ाई में हमारे साथ आइए। एक बात मैं और थोड़ा सा स्पष्ट आपको करूंगा, 2 मिनट और समय लूंगा, कि जैसे इस लड़ाई के संदर्भ में बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि निराला जी आप जमीन की बात कर रहे हैं। आपने एक बहुत मार्मिक बात भी आपने बताई हमें अपने जन संघर्ष के दौरान। 2018 की बात आपने कहा कि मैंने इतना समझाया लोगों को, फिर सुबह उसने कहा, उसी टाइम कहा कि हम आपके कहने पे विद्रोह कर दें, लेकिन सुबह हम जाएंगे का। ये गांव में भी, चूंकि हम लोग गांव के पृष्ठभूमि के हैं और हम लोगों को भी बचपन की बातें कुछ याद है कि हम लोग ये बात महसूस करते हैं, खास करके पूर्वांचल को हम जानते हैं कि परिवार नहीं बचा होगा, व्यक्ति या मेंबर कोई जरूर बचा होगा, लेकिन परिवार शायद ही बचा हो जिनका जमींदार के खेत में काम करते समय
जिस परिवार के किसी सदस्य का शोषण न हुआ। हमारे लोग, हमारी बहन बेटियां उनके खेत में काम करने गई, मजदूरी करने गई, तब भी उनका शोषण हुआ है, शारीरिक शोषण हुआ है, मानसिक शोषण हुआ है। आज अलग बात है कि सोशल मीडिया का जमाना, आज बातें सामने आ रही हैं, लेकिन वो दौर था जहां भूख थी, जहां गरीबी थी, जहां डर था, सोशल मीडिया जैसा प्लेटफॉर्म नहीं था, हमारे लोगों में चेतना का अभाव था। एक पोटली घास के बदले हमारी बहन बेटियों की आबरू लूटी गई है, क्योंकि हमारे लोगों के पास जमीन नहीं था। अगर जमीन रहा होता तो हमारे लोग दूसरों के खेत में काम करने के लिए मजबूर नहीं हुए। अगर जमीन रहा होता तो हमारे लोग अस्थाई, अपना निजी, उनके पास रोजगार रहा होता। अगर जमीन रहा होता तो हमारे लोगों का शोषण जो जमींदार का लड़का या जमींदार ने किया वो नहीं हो पाता। और आज भी जमीन दे दिया जाए तो हमारे लोग दूसरे के खेत में काम नहीं करने जाएंगे, अस्थाई अपना रोजगार होगा। हमारे लोग जब दूसरे के खेत में मजदूर नहीं होंगे, तो बाबा साहब ने भी कहा था कि मजदूर होना अभिशाप है। जैसे ही आदमी मजदूर बन के दूसरे के घर पे या खेत में काम करने जाता है, उसका सारा स्वाभिमान खत्म हो जाता है, क्योंकि उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है, मजदूर मतलब गुलाम की तरह व्यवहार किया जाता है। इसलिए यह जमीन का आंदोलन इंपॉर्टेंट है, समाज को स्वाभिमानी बनाने के लिए, समाज को रोजगार दिलाने के लिए, समाज को शोषण से मुक्त करने के लिए। अब सवाल कुछ लोग करेंगे कि जमीन कहाँ से है, तो जमीन है, ये मैं नहीं कहता, सरकार की रिपोर्ट कह रही है कि भारत में आज भी इतनी जमीन है कि अगर भूमिहीनों को बांटा जाए तो 3.5 एकड़ जमीन उनके हिस्से में आ जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सरकार की रिपोर्ट ही कह रही। इसलिए जमीन है, और जमीन हम किसी से छीन के देने की भी बात नहीं कर रहे, हम ये सीधे सीधे सरकार को फार्मूला भी बता रहे हैं कि देश में लाखों करोड़ों एकड़ जमीन आपने एक्वायर किया नेशनल हाईवे बनाने के लिए, 4 लेन बनाने के लिए। तो जब आपने 4 लेन प्रस्तावित किया था, तो पहले से जिस एरिया से आपने 4 लेन निकाला, पहले से सरकार के पास वहां जमीन नहीं थी। सरकार ने जमीन, जिनके पास जमीन थी वो जमीन लिया, मतलब खरीदा, छीना नहीं। और उस एरिया में, जिस एरिया से हाईवे गुजरा, वो जिनकी जमीन पड़ी उनको रेट दिया, सर्किल रेट का 4 गुना पैसा दिया। तो जिसका जमीन पड़ा उसने विरोध नहीं किया, बल्कि उसने उसका स्वागत किया। और जिनका नहीं जमीन पड़ा, वो 4 लेन में जमीन देने के लिए उन्होंने जुगाड़ लगाया कि मेरी भी जमीन पड़ जाए। तो हम भी कहते हैं कि जब सरकार अमीरों की गाड़ी दौड़ाने के लिए 4 लेन के लिए जमीन खरीद सकती है, तो गरीब दलितों को देने के लिए सरकार जमीन क्यों नहीं खरीद सकती? तो खरीद के जमीन आप दीजिए। तेलंगाना सरकार ने भी यही काम किया। जैसे एक ब्लॉक में सर्वे कराया, एक ब्लॉक में सर्वे कराया और कितनी जमीन चाहिए वहां पे भूमिहीनों को देने के लिए टेंडर निकाल दिया, और कहा कि भाई हमें 500 एकड़ फला ब्लॉक में चाहिए, जिनको जमीन देना है सरकार को, वो हमारे पास आवे, हम आपको इतना पैसा दे रहे हैं। तो सरकार ने कहा कि हम आपको 4 गुना रेट दे रहे हैं, तो लोग लाइन लगा लिए। और आज भी उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत में आज भी ऐसे राजा रजवाड़े घराने पाए जाते हैं, स्टेट कहे जाते हैं। पता चला राजा सोहरतगढ़, राजा बलरामपुर, राजा बांसी, राजा पडरौना, राजा मध्य प्रदेश में वो सिंधिया फैमिली, क्या क्या सब राजा स्टेट, इनके पास लाखों एकड़ जमीन। तो जब लाखों एकड़ जमीन और खेती करना जानते भी नहीं, तो जो खेत में काम कर रहा है, जमीन का मालिक वो होना चाहिए। तो हम ये भी नहीं कहते कि छीनना है, जमीन सरकार खरीद करके दलितों को दी, ये सरकार की जिम्मेदारी। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि चिकित्सा व्यवस्था ठीक होनी चाहिए, ये सरकार की जिम्मेदारी है कि शिक्षा व्यवस्था ठीक होनी चाहिए, ये सरकार की जिम्मेदारी है कि जैसा संविधान कहता है कि सबको बराबर का हक है, तो जब 1 वोट का हक सबको मिल गया बराबर बराबर वाला, तो जमीन सबको बराबर क्यों नहीं मिला? इसलिए हमारी डिमांड है कि 1 एकड़ जमीन सबको दिया जाए, और इसके लिए बड़ा एक जन आंदोलन हम खड़ा कर रहे हैं। और आपको जानकारी के लिए मैं ये भी बात बताऊं कि हमने देश के जितने भी स्टेट्स हैं उन सभी मुख्यमंत्रियों को भी पत्र लिखा, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को, नीति आयोग को, सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को, और भी जो हायर अथॉरिटी है, उन सभी लोगों को हमने ज्ञापन भेजा है, पत्र लिखा है, और हम 17 तारीख को भी ज्ञापन देंगे।
तो सबको और सारे हम्म, मुख्यमंत्रियों को लिखा कि आप भी राष्ट्रपति को लिखो और आप भी अपने 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 राज्य में ये मुहिम चला के ये लागू करिए, दलितों को, पिछड़ों को, जो भूमिहीन है, जो गरीब है, मजदूर, उनको एक एक एकड़ जमीन दीजिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर तो 3-3 एकड़ की बात कर रहे हैं। मानवर साहब, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। मानवर साहब ने समझाने के लिए जमीन का महत्व हमारे महापुरुषों ने हमें अपने अपने तरीके से बताया और आज भी जमीन हमारी जरूरत है, जमीन मिलना चाहिए। आजादी के 75 साल बीत चुके हैं, आज भी दलित समाज जमीन के अधिकार से वंचित है। सरकारें वो ड्रामा करना बंद करें कि चुनाव में खिचड़ी खाएंगे, चुनाव में पैर धो के पिएंगे एक दिन के लिए, बाकी के दिन वो दलित दूसरे की जमीन पर जाके, दूसरे के दरवाजे पर जाकर के हाथ जोड़ने के लिए मजबूर है, लाचार है। उसको उसकी लाचारी से परमानेंट बाहर निकालना होगा, जमीन का मालिक बनाना होगा। अब कुछ लोग आपकी इस मुहिम से ये भी कहेंगे कि आरक्षण की भीख लेने वाले अब जमीन की भीख ले रहे हैं, तो उनके लिए क्या जवाब होगा? ये जो ये लोग बात कहते हैं, पहले तो आरक्षण नौकरी का सवाल नहीं है, भागीदारी का सवाल। तो जो ये कहते हैं कि आरक्षण भीख है, या तो उनको समझ में नहीं आता है, वो लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास नहीं करने वाले लोग, अराजक कह लीजिए उनको, असामाजिक कह लीजिए, वो मतलब जानवर से भी बदतर लोग हैं। और ऐसे लोगों से क्या उम्मीद करना जो कहते हैं कि जो आरक्षण भीख है, तो ऐसे लोगों से क्या उम्मीद करना जो गाय को अपनी माँ तो कहते हैं लेकिन मर जाती है तो उसको उठाने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसे लोगों से हम मानवता, जो संविधान मानवता का संदेश देता है, तो उस संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था का वो सम्मान करें, ऐसे लोगों से तो कोई उम्मीद हम कर नहीं सकते। अब वो क्या कह रहे हैं उनका मसला है, लेकिन हम तो कह रहे हैं जो समता मैत्री बंधुत्व का संदेश है, हम चाहते हैं कि जो समता का जो रास्ता है हमारे महापुरुषों ने दिया, देश में समता लागू। आरक्षण को भीख बताने वालों ने अभी ताजा क्या कहते हैं, ईडब्ल्यूएस के नाम से 10% फिर ले लिया है। हाँ तो जी, क्या वो भीख अभी नहीं हुई? अभी देखिए ईडब्ल्यूएस के नाम पे, हाँ ठीक बात आपने कहा, आरक्षण की जब भी बात चलती थी तो लोग कहते थे भीख है। और ये ईडब्ल्यूएस वालों का नाटक देखिए, आजादी के 75 साल बीत गए, आज भी SC ST OBC का आरक्षण कोटा कंप्लीट नहीं हुआ। और ये बहुत जल्दी इनको आरक्षण मिला 10% और 100% एकदम पूरा मिला, पूरा हो गया। और यहाँ SC ST आरक्षण 75 साल बीत गए और अभी तक पूरा नहीं हो पाया। और रही बात ये जो कह रहे हैं ईडब्ल्यूएस वाले लोग हैं, आश्चर्य करिएगा कि इनको गरीबी रेखा का जो आय प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट बना, इनको कहा गया कि 8 लाख 8.5 लाख के ऊपर जब इनका आय प्रमाण पत्र बनेगा तब ये गरीब कहलाएंगे, अमीर कहलाएंगे। और हमको कह दिया गया कि 2.5 लाख से ऊपर अगर आपका आय बना तो आप अमीर हो जाएंगे। और उनको कहा गया 8.5 लाख तक आप गरीब रहेंगे। ये मतलब तुम्हारा गरीब भी हमारे अमीर से बड़ा, मतलब तुम्हारा गरीब भी हमारे अमीर से बड़ा। 2.5 लाख से ऊपर आप बढ़ेंगे, हम 2.5 लाख से ऊपर पढ़ेंगे तो हम बहुत अमीर हो जाएंगे। और वो कह रहे हैं कि 8.5 लाख के नीचे रहेंगे तो हम गरीब से गरीब हैं, आप ईडब्ल्यूएस के पात्र हैं। तो वैसे भी इनकी मंशा साफ नहीं है, बेईमान लोग हैं जी। तो ये तो बेईमानी में इनको विश्वास रहता है। मैंने अभी तक महापुरुषों को पढ़ा है, या जितने भी मैंने क्रांतिकारी लोगों को नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर समझा है, जाना है, उन्होंने कहा कि अधिकार भीख में नहीं मिलते, वो छीनने पड़ते हैं, उनके लिए संघर्ष करने पड़ते हैं। तो यदि दलितों को मिला या ओबीसी को मिला या आदिवासियों को मिला, तो उसके लिए अब तक समय समय पर बहुत सारे महापुरुषों ने संघर्ष किया, तब जाकर इनको इतना कुछ मिल पाया है। और अभी भी 75 वर्षों में वो कंप्लीट हाँ कुर्बानियां दी हैं। तो ये तो हुए अधिकार जिनके लिए कुर्बानियां दी गई, जिनके लिए संघर्ष किए गए, त्याग किए गए, बलिदान किए गए। अब हम आते हैं, इसके बावजूद ये इसको भीख कहते हैं, ठीक। अब आप दूसरा स्वरूप देखिए, एक वर्ग वो है जो आरक्षण को भीख कहता है, दूसरी तरफ उसने इस आरक्षण के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए कोई संघर्ष नहीं किया, कोई मेहनत नहीं की, कोई घरों से नहीं निकला, इनकी औरतें बाहर नहीं निकली, इनके बच्चे सड़कों पे नहीं आए, इनके आदमियों ने कोई सड़क पर बैठ करके धरना नहीं दिया, अपनी रोजी रोटी नहीं छोड़ी, अपना काम धंधा नहीं छोड़ा, धूप नहीं झेली, गर्मी नहीं झेली, बरसात नहीं झेली, और आप जैसा हम जैसा कोई आंदोलन नहीं किया, ठीक। 48 घंटे के अंदर अंदर बिना मेहनत किए
बिना संघर्ष के। इसका मतलब ये था, क्योंकि अगर ये अधिकार होता तो संघर्ष करना पड़ता। सीधा सीधा इन्होंने क्या लिया, भीख ली है। जिस तरह मंदिर में कटोरा फैला कर लेते हैं, जिस तरह दान दक्षिणा के नाम पर लेते हैं, जिस तरह से गृह बदलने के नाम से लेते हैं, जिस तरह से शादी की तारीख निकालने के नाम से लेते हैं, गृह प्रवेश के नाम से लेते हैं, बच्चों के जन्म हो गया तो नाम रखने के नाम से लेते हैं। मतलब जो भीख का कटोरा मंदिर में फैला रहे थे, वो कटोरा इन्होंने संसद में फैला दिया। एकदम संसद ने भी तुरंत दे दिया वो कटोरा। फिर सुप्रीम कोर्ट में फैला दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी तुरंत उस कटोरे में भीख डाल दी। मतलब देखिए, इनको कटोरा फैलाते ही मिल जाता है। और हम तो छातियां पीट पीट के कुर्बानियां दे देते हैं, गालियां खाते हैं, अपमान सहते हैं, ना जाने क्या क्या बोलते हैं। आपको कभी किसी तरह के कमेंट करेंगे, जब अपनी खींच नहीं मिटा पाएंगे, तर्कों के जवाब नहीं दे पाएंगे, तो जातिगत गालियों पर आ जाएंगे। तो भीख खुद ने ली है। और जो अधिकारों से मेहनत करके खाते हैं, जो बंजर जमीन को भी उपजाऊ बनाने की ताकत क्षमता रखते हैं, उनको कहते हैं कि वो आरक्षण की भीख पर पले हैं। तो आपकी जो लड़ाई है, मैं चाहती हूं कि देश के समस्त बहुजन लीडर और समस्त सोशल एक्टिविस्ट इस लड़ाई को मजबूत करें। क्योंकि जिसके पास जमीन नहीं होती, उसके पास जोर भी नहीं होता। जिसके पास जोर नहीं होता, उसके पास उसकी कोई सुनता नहीं। और जिसकी कोई सुनता नहीं, वो पीछे फेंक दिए जाते हैं। वो चीखते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, कौन सुनता है? उनके दर्द की, उनकी पीड़ा की सुआसा किसके कानों में जाती? नहीं जाती। तो मैं यही बात कहना चाहूंगी, गांव से लेकर शहर तक आज ना तो हमें जमीनों में हक मिला, ना न्यायपूर्ण बंटवारा देश के उस समय पर हुआ जब देश के अंदर से अंग्रेज गए। क्योंकि उन्होंने सत्ता का हस्तांतरण किया। जैसे जैसे सत्ता का हस्तांतरण हुआ, वैसे ही जिनके पास जमीनें कब्जे में थी, उन्होंने जमीनें कब्जे कर ली। और जो थोड़ी बहुत गरीबों के हाथ में रही, जिन्होंने उन जमीनों पर हल चलाया, हल तो चलाने वाला दूसरा हुआ, बंजर को उपजाऊ बनाने वाला दूसरा है, और उस पर उसका मालिक दूसरा है। तो मालिकाना हक जिस पर जमीन पर हल चला रहा, उसका मालिक वो होना चाहिए। लेकिन इस देश के अंदर उल्टा है, हल चलाने वाला मालिक नहीं बना। यहाँ मालिक वो बनता है जिसके हाथ में लठ होता है, जिसके मुंह में गालियां भरी होती हैं, जिसकी मूंछों पर जो है जाति का घमंड होता है, जिसके अंदर जो है रोबीलापन होता है इस बात का कि मैं तुम्हारी बेटियों को, बच्चियों को उठा कर ले जाऊंगा अगर तुमने मेरी गुलामी नहीं की तो ऐसे लोगों के हाथ में जमीनें हैं, वो तानाशाह हो गए। वो कमजोरों को और सताने के लिए उनको आनंद आता है। तो देश के अंदर अभी तो न्यायपूर्ण बंटवारा नहीं हुआ, लेकिन अगर आपने मुहिम छेड़ी है तो मुझे लगता है कि सरकारें को कानों पर जाएगी, और इसको हम लोग तेज करेंगे। और सब देश के बहुजनों को, उन लोगों को जो सत्ता में सताए गए लोग हैं, क्योंकि वो जो इस शहर में गांव से उठकर 1%, -1% लोग आए हैं, वो उनसे अपना कंपटीशन करते हैं कि अरे तुम तो इतने बड़े हो गए यार, तुम्हारे पास जमीन है, मकान है। लेकिन जब आप गांव का सर्वे करेंगे तो संख्या में दलित ज्यादा निकलेंगे जिन पर जमीनें नहीं है। और इनकी संख्या, जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं, इनकी संख्या आधे % भी नहीं होगी, और दलितों की संख्या 99% होगी। तो 99.5% होगी। तो संख्या किसकी ज्यादा है? गरीबी के पास देखें। आपके जो गरीबी के, जो मद्रास हाई कोर्ट ने खुद गरीबी का आंकड़ा बताया है कि सवर्ण, जो जैसे आपने भी बताया कि सवर्ण की तो गरीबी 8.5 पर है, उसकी गरीबी इतनी हाईएस्ट है। और दलित की गरीबी कहाँ है? 2.5 पर। वो 2.5 लाख पर भी वो 2.5 लाख पर भी अमीर है, वो 8.5 लाख पर भी गरीब है। तो यही पर पता चलता है कितना बड़ा गैप रखा है, कई गुना। इस गुणा का जो गैप है, यही गैप बताता है कि देश में अभी भी जातिवाद जिंदा है, सुप्रीम कोर्ट में जिंदा है, हाई कोर्ट में जिंदा है, लोगों के दिमाग में जिंदा है, खेतों में जिंदा है, नौकरियों में जिंदा है, सड़कों पर जिंदा है, आंदोलनों में जिंदा है। और तो और सबसे बड़ी बात कि जब यहाँ पर अधिकारों की लड़ाई होती है तो अधिकारों की लड़ाई लड़ने वालों पर लाठियां बरसाई जाती हैं, और जब कटोरा लेकर के ईडब्ल्यूएस के लिए भीख मांगने जाते हैं तो उनको तुरंत दे दी जाती है। तो यही जातिवाद है इस भारत का। आज की इस लड़ाई को इस देश की समस्त जनता सुन रही है। इस लड़ाई को हम मजबूत करेंगे। इस आंदोलन को 17 दिसंबर की रैली को देश के समस्त बहुजन सपोर्ट करें, बैनर डाले, पोस्टर डाले, पोस्ट लिखे। अभी आप मुझे उसके जो भी आपने इसका ज्ञापन तैयार किया है, वो ज्ञापन मुझे भेजिएगा, मैं उसमें अपने प्रोफाइल पर लगाऊंगी। जितने भी पोस्टर बैनर है वो भी आप डालिएगा, ताकि हमसे जुड़े सभी लोग जो न्यायवादी और जो दबे कुचलों की लड़ाई को मजबूत करना चाहते हैं, वो भी इस चीज को शेयर कर सके। आप लाइव पर आए, इसके लिए आपका स्वागत है। इस देश में जो जो शोषितों की, वंचितों की, महिलाओं की लड़ाई लड़ेगा, वो मेरे सम्मान का हकदार है, वो मेरे स्नेह का हकदार है। क्योंकि ये देश हम सबका है और इस देश की समस्याएं भी हमारी समस्याएं हैं, इसलिए हमें उन पर काम भी करना पड़ेगा। इसी के साथ
श्रवण कुमार निराला जी का शुक्रिया, और सभी दर्शकों का भी, सभी उन साथियों का जो आज इस मुहिम को कल से अभी से तेज करना शुरू कर देंगे। मुझे उम्मीद है बहुत बहुत धन्यवाद कि आप। ये समाज के हम लोग सब साथ मिलकर लड़ेंगे। ठीक है, बहुत जय बहुत भीम, धन्यवाद जय आपको। भारत। जय